यह यूपीएससी सीएसई 2015 में आया है, 12 मार्क्स का है। प्रश्न क्या कहता है उसको ठीक से समझ लेना चाहिए, इसलिए मैं प्रश्न को पहले आपको समझा दिया। तो आप वेक्टर स्पेस में पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियर स्पैन। तो ये सब आपको जब तक कंसेप्ट नहीं रखेंगे, सारे डिफिनेशंस को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो प्रॉब्लम बनाना इतना आसान थोड़ा है। तो लड़के तो चाहते हैं कि आप यूपीएससी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, लेकिन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं ना कितने सारे कंसेप्ट्स को सामने पकड़ना पड़ता है, बहुत सारे डिफिनेशंस उसके अंदर आते हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल रिजल्ट उसमें आते हैं, सबों के जरिए जो है सो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। लेकिन स्टूडेंट्स चाहते हैं यही कि यूपीएससी का बीपीएससी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए या कोई सॉल्व कर दे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली डिफिनेशंस और उस पर बेस्ड जो कनेक्टेड थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके प्रूफ्स को समझना पड़ता है, तब आपके ब्रेन में कंसेप्ट उतरेगा, और जब कंसेप्ट सही उतरेगा तो फिर उस कंसेप्ट के सहारे ही आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यही सच्चाई है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है वेक्टर स्पेस, उसी वेक्टर स्पेस पर यूपीएससी सीएसई 2015 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। यह जो प्रॉब्लम है, किसी दिए गए वेक्टर स्पेस के सब स्पेस के डायमेंशन और बेसिस निकालने पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए मैं लिखा हूं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द डायमेंशन एंड बेसिस ऑफ द सब स्पेस W ऑफ ए वेक्टर स्पेस R4। R4 मीन्स V4 R। देखिए वेक्टर स्पेस R4 को हम लोग V4 R से भी लिखते हैं। R4 या V4 R बताता है उस वेक्टर स्पेस को जिसका डायमेंशन 4 है, और वह वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R ऑफ रियल नंबर्स है। तो देखिए प्रॉब्लम को अब, find the dimension of the subspace of R4 spanned by the set containing the vectors this, hence find its basis। यह यूपीएससी सीएसई 2015 में आया है, 12 मार्क्स का है, और यह क्वेश्चन केवल यूपीएससी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यह बीपीएससी, यूपीपीएससी, अदर स्टेट्स पीएससी और बीएससी ऑनर्स ऑफ एनी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं, सब के लिए यह समान रूप से यूजफुल है। देखिए मैं इस पर डबल स्टार लगा देता हूं। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सच एग्जामिनेशंस। तो अब इसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ठीक से समझ लें। कहता है कि वेक्टर स्पेस R4 के उस सब स्पेस का डायमेंशन निकालो जो सब स्पेस इस सेट ऑफ वेक्टर्स के द्वारा स्पैन्ड है, यानी जेनरेटेड है। यानी वो सब स्पेस जो है दिस सेट ऑफ वेक्टर्स के द्वारा जेनरेटेड है। इट मीन्स वो सब स्पेस
इस सेट का लीनियर स्पैन है और डायमेंशन निकालने के बाद उस सब स्पेस का बेसिस भी निकालना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को समझने के लिए प्रश्न क्या कहता है उसको ठीक से समझ लेना चाहिए, इसलिए मैं प्रश्न को पहले आपको समझा दिया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। तो मेरे प्रोसेस को आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो देखिए इसका प्रोसेस है, सबसे पहले दिए गए वेक्टर्स, यहां 4 वेक्टर्स है, यह और यह। तो सबसे पहले हम ये गिवन 4 वेक्टर्स के जरिए एक मैट्रिक्स ए फॉर्म करते हैं। इस तरह की गिवन वेक्टर्स को मैट्रिक्स के अंदर रोज में रखते हैं। समझ गए? देखिए मैं लिख रहा हूं, we form a matrix capital A with rows as the given vectors अब ये गिवन वेक्टर्स 4 हैं, इसको हम u1, u2, u3, u4 एज्यूम कर लेते हैं। तो लिखते हैं विथ रोज एज द गिवन वेक्टर्स u1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 4 डायमेंशन का ना है वेक्टर स्पेस, इसलिए उसमें जो एलिमेंट यानी जो वेक्टर लिया जाएगा वो 4 टपुल का होगा। ये सब आप कंसेप्ट जानना चाहिए। तो वी फॉर्म ए मैट्रिक्स ए विथ रोज एज द गिवन वेक्टर्स u1 इज इक्वल टू दिस, u2 इज इक्वल टू 0 1 0 0 u3 is equal to 1 2 0 1 and u4 is equal to 0 0 0 1। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ए फॉर्म करते हैं जिसमें ये चारों जो गिवन वेक्टर्स हैं u1 u2 u3 u4 इसको हम रोज में रखते हैं। समझ गए? सो मैट्रिक्स ए का फॉर्म देखिए, इसमें u1 u2 u3 u4 ये चारों वेक्टर को रोज में रखना है। देखिए पहला वेक्टर है u1, तो 1 0 0 0 को फर्स्ट रो में रखना है। इस तरह से 1 0 0 0। सेकेंड वेक्टर u2 को सेकेंड रो में रखना है, 0 1 0 0। थर्ड वेक्टर u3 को थर्ड रो में रखना है, 1 2 0 1। और फोर्थ वेक्टर u4 को फोर्थ रो में रखना है, 0 0 0 1।
अब इसके आगे देखिए, सेकंड इसका स्टेप है कि हम मैट्रिक्स ए को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के जरिए, दो प्रकार का होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो और कॉलम। तो यहाँ हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के जरिए इस मैट्रिक्स ए को एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करके मैट्रिक्स ए का रैंक हासिल करेंगे। यही इसका प्रोसेस है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक लाइन, वी शैल रिड्यूस द मैट्रिक्स ए in echelon form by using elementary row operations. Elementary row operations. हाँ, तो देखिए ये तो आपको लिख ही दिया है, अब लिखा जाए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये इसको पढ़ा जाता है इज इक्विवेलेंट टू, के समतुल्य। तो मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स, अब वन को हेल्प ले करके पहले आप वन के नीचे, वन के बिलो सभी एलिमेंट को जीरो आपको बनाना है। एक्लोन फॉर्म का ही प्रोसेस मैं बता रहा हूं। ये फर्स्ट एलिमेंट जो वन है, इसी की सहायता से वन के बिलो कॉलम में सभी एलिमेंट्स को आपको जीरो बनाना है। तो ये जीरो है, ये जीरो है, यानी इस वन को जीरो बनाना है। इसी वन की सहायता से, मेरे प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे। तो इसको जीरो बनाने के लिए वन में से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, अर्थात थर्ड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो किया जाए, फर्स्ट रो को लिख दीजिए 1 0 0 0, सेकेंड रो को भी लिख दीजिए 0 1 0 0। अब थर्ड रो में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करके थर्ड रो की जगह लिखा जाए तो 1 - 1 0, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 रहेगा, 0 - 0 तो 0, और 1 - 0 तो 1। थर्ड रो में से फर्स्ट रो को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फोर्थ रो को छोड़ दीजिए, जीरो 0 0 1। यहां बगल में लिख दीजिए ब्रैकेट में कौन सा ऑपरेशन आपने किया। तो R3 एरो, R3 - R1, यही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया। थर्ड रो में से फर्स्ट रो को घटा दिया और थर्ड रो की जगह उसको लिख दिया। हाँ, तो इसके बाद देखिए इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स 1 0 0 0
0 1 0 0। फर्स्ट रो सेकेंड रो को मैं जस्ट का तस छोड़ दिया। तो पहले क्या बताया आपको कि 1 के नीचे सभी एलिमेंट को 0 बनाना है, जो बन गया। अब इस 1 की सहायता से इसके नीचे सब 0 होना चाहिए। तो यहाँ तो 0 है, अब इसको 0 बनाना है। तो कैसे बनेगा? ऑपरेशन लगाइए। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके उसको थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ, और उसको थर्ड रो की जगह आपको लिखना होगा। तो R3 एरो R3 माइनस 2R2, ठीक है। सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके उसको थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो को तो जस्ट छोड़ दिया। अब ये ऑपरेशन को लगाया जाए। तो देखिए थर्ड रो में यहाँ 0 है, सेकेंड रो में यहाँ देख रहे हैं 0 है। तो इस 0 में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 हो गया, उसको 0 में से घटा देना है तो 0 रहेगा। ऐसे आपको समझना है। देखिए तो यहाँ सेकेंड रो में 1 है, तो R2 की जगह 1 रखिए, तो 2 इंटू 1 तो 2, और R3 की जगह यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रखिए, तो 2 में से 2 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ देखिए 0 हो गया। देखिए 2 को 0 बनाना था, इसलिए मैं ये ऑपरेशन लगाया हूँ। तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा। 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और उस 0 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही रहेगा, करेक्ट। और फोर्थ रो को जस का तस छोड़ दें। ऑपरेशन हो गया। तो यही ऑपरेशन को सावधानी से करना है केवल, कि गलती ना हो। अब देखिए ये 1 के बिलो सब 0 बन गया, फिर इस 1 के बिलो सब 0 बन गया। यहाँ तो 0 देख ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान दें, ये जो 1 है इसकी सहायता से इसके नीचे जो 1 है इसको 0 बनाना है। तो आसान है, 1 में से 1 घटा लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। मतलब R4 में से R3 को सेपरेट करेंगे। तो इज इक्विवेलेंट टू R4 में से R3 को सेपरेट करना है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड को जस्ट के तस लिख दीजिए, 1 0 0 0 0 1 0 0। थर्ड रो को भी लिख दीजिए, 0 0 0 1। अब R4 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहां लिख दीजिए R4 एरो R4 माइनस R3। फोर्थ रो में से थर्ड रो को घटा लेना है। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 0 में से 0 तो 0, 0 में 0 तो 0। और इस 1 को इस 1 में से घटा लेना है। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 0 हो गया। तो इस ऑपरेशन को मैं यहाँ अप्लाई कर दिया। अब देखिए कि एक्लोन फॉर्म में आ गया। एक्लोन फॉर्म क्या कहता है? फर्स्ट रो में फर्स्ट नन जीरो एलिमेंट 1 है, इसके पहले नंबर ऑफ जीरोज कुछ नहीं है, मतलब 0 है। फिर सेकेंड रो में चेक करना है, फर्स्ट नन जीरो एलिमेंट यहाँ 1 है, इसके पहले नंबर ऑफ जीरोज केवल 1 ही है, तो बढ़ना चाहिए नीचे की ओर जीरोज की संख्या। थर्ड रो में देखिए फर्स्ट नन जीरो एलिमेंट 1 है, इसके पहले नंबर ऑफ जीरोज 3 है,
तो इसमें कुछ नहीं है मैंने 0 है, इसमें 1 है देखिए बढ़ा, इसमें 3 है तब बढ़ा। और जो केवल 0 रोज है, मैंने ऐसा रो जिसमें सभी एलिमेंट 0 हैं, उसको कहते हैं 0 रो। तो 0 रोज को नॉन 0 रोज के नीचे होना चाहिए। देखिए यहाँ 4th रो क्या है, 0 रो है जो नॉन 0 रो के बिलो है। यही एक्लोन फॉर्म का कंसेप्ट है। तो एक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स ए रिड्यूस हो गया, तो ये जो मैट्रिक्स ए था उसको एक्लोन फॉर्म में ले आए। लिख दीजिए विच इज इन एक्लोन फॉर्म। यही मैट्रिक्स ए का एक्लोन फॉर्म है। तो आपको जानना चाहिए कि एक्लोन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन 0 रोज को काउंट करते हैं। तो इसमें नॉन 0 रोज की संख्या 3 नजर आ रही है। फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो नॉन 0 रोज है और 4th रो 0 रो है। तो सिंस नंबर ऑफ नॉन 0 रोज इन दिस एक्लोन फॉर्म इज 3, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी 3। तो यहां लिखा जाए हेंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3। और आप ये जान लीजिए हमसे कि गिवन वेक्टर्स को जो आपने रोज में रखा था, उसके बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए उसको हमने क्या किया, एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस किया। यही प्रोसेस है। और जब एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस हो गया तो उस मैट्रिक्स ए का रैंक पता चल गया नंबर ऑफ नॉन 0 रोज से। तो यहाँ लिख दीजिए कि ये 3 क्यों हुआ मैट्रिक्स ए का रैंक, क्योंकि एक्लोन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन 0 रोज 3 है। तो 3 के विषय में मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ 3 क्या है, नंबर ऑफ नॉन 0 रोज इन एक्लोन फॉर्म। एक्लोन फॉर्म में नॉन 0 रोज की संख्या 3 है, तो वही 3 मैट्रिक्स ए का रैंक हो गया। तो अब देखिए चूंकि मैट्रिक्स ए का रैंक 3 आ गया, अतः यह कंक्लूजन निकला कि दिए गए वेक्टर्स v1, v2, v3, v4 से जेनरेटेड जो सब स्पेस था वेक्टर स्पेस R4 का, उस सब स्पेस का डायमेंशन 3 होगा। मतलब क्या हुआ, आपको यही याद रखना चाहिए कि यदि मैट्रिक्स ए का रैंक 3 है तो गिवन वेक्टर्स u1, u2, u3, u4 जो मैंने ऊपर लिख चुका हूं, उसके द्वारा जेनरेटेड जो सब स्पेस है R4 का, उस सब स्पेस का डायमेंशन 3 होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं सो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस उस सब स्पेस का नाम हम W रख देते हैं समझने के लिए। सो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस W ऑफ वेक्टर स्पेस R4 इक्वल टू 3। यही इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वही वेक्टर स्पेस के सब स्पेस का डायमेंशन होगा। तो क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले R4 के सब स्पेस जो जनरेटेड है गिवन वेक्टर्स u1, u2, u3, u4 के द्वारा, उस सब स्पेस का डायमेंशन निकालो। तो मैंने डायमेंशन निकाल दिया।
फिर नीचे लिखता है हेंस फाइंड इट्स बेसिस, इस सब स्पेस W का बेसिस भी निकालो। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस सब स्पेस W का बेसिस आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए प्रोसेस है, समझना होगा। हाँ, तो देखिए मैं स्टार्ट में लिख दिया हूं, अभी जो ऊपर लाए हैं मैट्रिक्स ए का एक्लोन फॉर्म, इसी को हमने लाया था, तो इसी के सहारे आपको आगे समझाएंगे, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। देखिए अब हमें क्या करना है, वेक्टर स्पेस R4 के सब स्पेस W का बेसिस निकालना है। डायमेंशन तो निकल गया 3, अब बेसिस निकालना है। बेसिस क्या होता है, तो बेसिस के लिए 2 कंडीशन है। पहला है कि बेसिस सेट के जो वेक्टर्स होते हैं वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि बेसिस के जो वेक्टर्स हैं वो जनरेट करते हैं वेक्टर स्पेस को। तो यही दोनों कंडीशन को यहाँ आपको लाना होगा। तो देखिए मैं हेडलाइन लिखता हूँ, टू फाइंड बेसिस ऑफ सबस्पेस W ऑफ वेक्टर स्पेस R4। तो अब हमें वेक्टर स्पेस R4 के सब स्पेस W का बेसिस निकालना है, जहां ये सब स्पेस W कैसा सब स्पेस है, तो यह W जनरेटेड है गिवन 4 वेक्टर्स U1, U2, U3, U4 के द्वारा। तो बेसिस निकालने का प्रोसेस आपको समझना होगा। इस ढंग का जो प्रॉब्लम होगा उसको इसी ढंग से आप बनाएंगे, अच्छे ढंग से सीखिए। तो इसमें कहता है कि मैट्रिक्स ए का जो एक्लोन फॉर्म आया, इसमें देख रहे हैं कि लास्ट रो जो है वो 0 रो है, क्योंकि लास्ट रो के हर एक एलिमेंट्स 0 हैं। तो क्लियर है कि लास्ट रो जो है 0 रो है, और ऊपर के जो 3 रोज हैं वो नॉन जीरो रोज हैं। तो यदि एक्लोन फॉर्म का लास्ट रो 0 रो रहे, तब कहता है कि वो जो हम फॉर्म किए थे 4 गिवन वेक्टर्स U1, U2, U3, U4 के द्वारा मैट्रिक्स ए को, तो वो चारों जो गिवन वेक्टर्स है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट कभी नहीं होगा। तो क्या हमने बताया कि यदि मैट्रिक्स ए के एक्लोन फॉर्म का लास्ट रो 0 रो है, तो क्या इससे कंक्लूजन निकलता है कि वो 4 गिवन वेक्टर्स U1, U2, U3, U4 आर नॉट लिनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए यहां बड़ा समझने की बात है, यदि वो चारों वेक्टर U1, U2, U3, U4 लिनियरली इंडिपेंडेंट होता, यहां हो नहीं रहा है, लेकिन यदि होता तो क्वेश्चन में ही कह रहा था कि वो चारों वेक्टर इस सबस्पेस W को जनरेट करता है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया बेसिस का जो है। तो उस स्थिति में वही चारों जो वेक्टर था क्वेश्चन में U1, U2, U3, U4 वही बेसिस हो जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका कॉज कहता है कि चूंकि मैट्रिक्स ए के एक्लोन फॉर्म का लास्ट रो 0 रो है, इसीलिए वो चारों गिवन वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और आपको यह भी सीखना है कि एक्लोन फॉर्म में जो 3 नॉन जीरो
रोज आपके सामने है, यह और यह लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप याद रखेंगे कि एकलॉन फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज होगा वो निश्चित रूप से लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब हुआ कि यह और यह लिनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हम एक सेट एस की रचना करें, एक सेट एस कंस्ट्रक्ट करें जिसके अंदर ये 3 वेक्टर्स को रखा जाए। तो वह सेट ऑफ वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। साथ साथ यह जो सेट ऑफ वेक्टर्स जिसे हम एस कह रहे हैं वह उस सब स्पेस W को जनरेट कर देगा जो सब स्पेस W गिवन वेक्टर्स u1, u2, u3, u4 के द्वारा जनरेटेड था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो वेक्टर्स है लिनियरली इंडिपेंडेंट भी है और ये तीनों वेक्टर्स क्या करता है, जनरेट भी कर देता है। किसको? तो उसी सब स्पेस W को जो सब स्पेस W जनरेटेड था u1, u2, u3, u4 के द्वारा। तो जब उसी सब स्पेस W को ये तीनों वेक्टर भी क्या करता है, जनरेट कर देता है, मतलब ये तीनों वेक्टर का लीनियर स्पैन W हो गया। तो यहाँ W ये तीनों वेक्टर्स का लीनियर स्पैन हो गया। तीनों वेक्टर से जो सेट एस है उसका मतलब कहने का उसका जो है सो ये लीनियर स्पैन भी हो गया, साथ साथ ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो बेसिस की दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड हो गए। इसलिए वह सेट जिसमें इन तीनों वेक्टर्स को आप रख देंगे, जिसे हम एस नाम दे रहे हैं, यही सेट एस बेसिस हो जाएगा सब स्पेस W का। तो यही प्रोसेस है। देखिए बड़ा इसमें गूढ़ कंसेप्ट है, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई इतना आसान नहीं है इसको डील करना। मैं बहुत सावधानी से और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो देखिए जो भी मैंने कहा उसको मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। तो देखिए मैं जो भी कहा उसको मैं सेंटेंस के रूप में आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ, ध्यान देंगे। सिंस, पहले मैंने क्या कहा कि एकलॉन फॉर्म में लास्ट रो 0 रो है, इसीलिए गिवन वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। इसको मैं लिख देता हूं, सिंस द लास्ट रो of echelon form of matrix A is 0 रो। ठीक है, इज 0 रो, क्योंकि लास्ट रो 0 रो है। सो द सेट का नाम मैंने एस दिया। सो द सेट एस इक्वल टू, अब इस सेट के अंदर में ये तीनों वेक्टर्स को रखा जाए। पहला है 1 0 0 0, दूसरा है 0 1 0 0, तीसरा है 0 0 0 1। ये तीनों जो वेक्टर्स हैं जो सेट एस के अंदर रखे गए हैं, यह लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा।
द सेट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है LI, पढ़ेंगे आप लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यही मैं आपको समझाया कि एक्लोन फॉर्म में चूंकि लास्ट रो 0 रो है, इसीलिए यदि हम सेट S में इन तीनों वेक्टर्स को रख दें तो दीज वेक्टर्स विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो दिस सेट एस ऑफ वेक्टर्स क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब आपको बेसिस दिखाने के लिए एक कंडीशन और दिखाना है, क्या? कि एस का लीनियर स्पैन डब्ल्यू होगा। कहने का मतलब कि ये तीनों जो वेक्टर्स है वो जनरेट करे डब्ल्यू को। तो मैं आपको बोल चुका कि ये जो वेक्टर्स हैं तीनों, ये तीनों जो वेक्टर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो ही गए, साथ साथ ये तीनों वेक्टर्स उस सब स्पेस W को जनरेट करेगा जो सब स्पेस W पहले से ही जनरेटेड था गिवन वेक्टर्स U1, U2, U3, U4 के द्वारा। इसी बात को यहाँ लिखना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, also the set S generates, ये सेट S जो है वो जेनरेट करता है, जेनरेट also the set S generates the same subspace, यही सेंटेंस लिखिएगा एग्जामिनेशन में। Also the set S generates the same subspace W which is generated, जो पहले से ही जनरेटेड है, which is generated by the given vectors U1, U2, U3, U4। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ गए? ये जो सेट एस ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स जो आपको मैं लिखा, यह सेट उस सेम सब स्पेस W को जनरेट करता है जो पहले से ही जनरेट था। किसके द्वारा? U1, U2, U3, U4 के द्वारा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि सेट एस जनरेट करता है सेम सब स्पेस W को जो W जनरेटेड है पहले से ही इसके द्वारा। यानी यह जनरेट कर रहा था W को और उसी W को S भी जनरेट कर रहा है, यही कहने का अर्थ हुआ। इसका मतलब हुआ कि S W को जनरेट करता है, यानी S का लीनियर स्पैन W है। देखिए मैं एकदम क्लियर बता दिया, तो लिख दीजिए। सो क्लियर हो गया कि सेट एस का लीनियर स्पैन W हुआ। तो यही आपको लिखना है, लीनियर स्पैन ऑफ S, LS लिखते हैं उसको शॉर्ट में, इसको पढ़ते हैं लीनियर स्पैन ऑफ S। सो लीनियर स्पैन ऑफ S W हो गया। 10 बेसिस के दो कंडीशन, दोनों को मैं सेटिस्फाई कराया।
thus we have first, पहला मैं क्या दिखाया कि सेट S लिनियरली इंडिपेंडेंट है, सेट S ऑफ वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट है और वही सेट S का लिनियर स्पैन W है। इट मीन्स S इज द बेसिस ऑफ W। क्लियर? तो लिख देते हैं thus we have first the set S is linearly independent, जो ऊपर मैं दिखा चुका, और सेकेंड यह दिखाया कि लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू W। हैंस बाय डिफिनीशन ऑफ बेसिस सब स्पेस W का बेसिस S हो गया। तो यही सेट S ऑफ वेक्टर्स बेसिस हो गया सब स्पेस W का, क्योंकि S लिनियरली इंडिपेंडेंट भी है और S का लिनियर स्पैन W है। यदि आप पढ़े होंगे तो समझेंगे, मैं थोड़ा यहां बता दूं, S का लिनियर स्पैन W, इसका मतलब क्या होता है कि S W को जेनरेट करता है, जो ऊपर मैं लिखा हूं, S जनरेट्स W। तो S का लिनियर स्पैन W है, मतलब S W को जनरेट करता है चाहे स्पैन करता है। इसका मतलब हुआ कि W का हर एक वेक्टर S के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ईच वेक्टर ऑफ W कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ S। तो आप वेक्टर स्पेस में पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियर स्पैन। तो ये सब आपको जब तक कंसेप्ट नहीं रखेंगे, सारे डिफिनीशंस को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो प्रॉब्लम बनाना इतना आसान थोड़ा है। तो लड़के तो चाहते हैं कि आप बीपीएससी का, यूपीएससी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, लेकिन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं ना कितने सारे कंसेप्ट्स को सामने पकड़ना पड़ता है, बहुत सारे डिफिनीशंस उसके अंदर आते हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल रिजल्ट उसमें आते हैं, सबों के जरिए जो है सो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो मैं कोशिश किया भरपूर कि इस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को मैं आसान तरीके से सॉल्यूशन दिया और अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया बेसिस का, लिख दीजिए हैंस बाय डिफिनीशन ऑफ बेसिस, अतः बेसिस की परिभाषा से S जिसके अंदर तीन वेक्टर देख रहे हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 0 1, hence by definition of basis S which contains these three vectors is a basis, यह एक बेसिस है of subspace W of vector space R4। तो
इस प्रश्न में दो चीज मांग रहा था आपको, वेक्टर स्पेस R4 के सब स्पेस W जो दिए गए 4 फैक्टर्स के द्वारा जनरेटेड था, उस सब स्पेस W का डायमेंशन मांग रहा था और बेसिस मांग रहा था। समझ गए? तो डायमेंशन मैंने निकाला, 3 आया, और डायमेंशन निकालने के बाद बेसिस निकालना था। तो सब स्पेस W का बेसिस यही हुआ, सेट एस ऑफ दिस 3 फैक्टर्स। तो सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम को बनाने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो बेटर तो यह होता है कि यदि आप किसी भी लेसन को थॉरो स्टडी करते हैं, सारे उस डिफिनीशंस को, फिर सारे थ्योरम्स को, और तब प्रॉब्लम्स पर आते हैं, तब गुड कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप दिमाग में आता है। लेकिन स्टूडेंट्स चाहते हैं यही कि यूपीएससी का, बीपीएससी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए या कोई सॉल्व कर दे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली डिफिनीशंस और उस पर बेस्ड जो कनेक्टेड थ्योरम्स हैं इम्पोर्टेंट, उसके प्रूफ्स को समझना पड़ता है। तब आपके ब्रेन में कंसेप्ट उतरेगा, और जब कंसेप्ट सही उतरेगा तो फिर उस कंसेप्ट के सहारे ही आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यही सच्चाई है। तो ठीक है, मैंने कोशिश किया कि आप हमारे लेक्चर को बढ़िया से समझ सकें। तो ठीक है, आगे भी मैं यूपीएससी और बीपीएससी वगैरह की जो इम्पोर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो हमसे आप डिमांड करते हैं कि उसको आप सॉल्व कीजिए, बताइए, तो मैं आगे भी बताऊंगा। तो ठीक है, मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।